हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। देन हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ये दो टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है जब हिस्टोरियंस या कोई कोई भी पर्सन रिसर्च करता है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है एंड फिर उस बेसिस पे, उस रिसर्च के बेसिस पे, उस पढ़ने के बेसिस पे जो नैरेटिव्स लिखता है उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। इट मीन्स राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। Let's start our chapter 2.1 Tradition of Indian Historiography. We learned about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. लास्ट जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसमें हमने वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी देखा था, हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखा था, हमने क्या पढ़ा था, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, आज के समय की जो हिस्टोरियोग्राफी है। इस चैप्टर में हम हमारे इंडिया की जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी है, पुरानी हिस्टोरियोग्राफी है, वो पढ़ने वाले हैं। Historiography in the ancient period. In the ancient period in India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions, were preserved with the help of oral recitals. हमारे एंशंट इंडिया में, इंडिया का जो एंशंट पीरियड था, उस समय हमारे जो पूर्वज हैं वो लोगों ने कितने महान काम किए हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं, जिन्हें हम मिथ कहते हैं, आज के समय में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। और उसके साथ साथ सोशली किस किस तरीके से सोसाइटी, लोगों का लिविंग स्टाइल, एवरीथिंग चेंज होते गया। ये सारी चीज़ों को सालों से प्रिजर्व किया गया है ओरल रिसाइटल्स के थ्रू। ओरल रिसाइटल का मतलब होता है ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये कहानियाँ सुनाकर, इस बारे में बताकर इस चीज़ को प्रिजर्व किया गया है। The inscriptions on the Harappa seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE, or perhaps before that. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हरप्पन सील्स पे जो इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, या हम दूसरी चीज़ें, दूसरे आर्टिफैक्ट्स देखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स देखते हैं। हम कहीं भी टेम्पल्स पे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। आप अगर कोणार्क टेम्पल पे गए होगे या सन टेम्पल पे गए होगे तो आपने देखा होगा कितनी चीज़ें लिखी हुई है, कितनी ड्राइंग्स वहाँ पे बनाई हुई है। तो हमें ये सब से ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो 3rd मिलेनियम BCE से भी पहले की है। और ये माना जाता है कि हरप्पन स्क्रिप्ट जो लिखी गई है उसे सक्सेसफुली समझा नहीं गया है, क्योंकि वो लैंग्वेज सक्सेसफुली ग्रैस्प नहीं कर पाए हैं हिस्टोरियंस। अभी भी वो चीज़ प्रॉपरली डेसिफर्ड नहीं की गई है। द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस. They are dated to the 3rd century BCE, that is Emperor Ashoka Maurya's time. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. सबसे अर्लीस्ट नोन मतलब हम सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट जो जानते हैं वो जानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। वो प्रॉपरली कोई राइटिंग नहीं, प्रॉपरली कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं किया गया है। और कहा जाता है कि ये 3rd सेंचुरी BCE के समय के इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अशोक मौर्य जो एम्परर थे उनके टाइम का है। और उनके जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो रॉक्स के ऊपर या स्टोन पिलर्स के ऊपर लिखे हुए हैं। From the 1st century CE, inscriptions began to occur on coins, metal images and sculptures, and also on copper plates. They provide important historical informations.
तो ये देखा गया है कि फर्स्ट सेंचुरी सीई से जो इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे पहले बीसीई के समय नेचुरल रॉक्स पे, स्टोन पिलर्स पे लिखा जाता था, फर्स्ट सेंचुरी सीई से ये इंस्क्रिप्शंस को कॉइन्स पे लिखा गया, मेटल इमेजेस पे लिखा गया, स्कल्पचर्स हमें मिलने लगे, कॉपर प्लेट्स पे लिखा गया, और साथ ही साथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्लियर हैं, ये रॉक्स पे नहीं लिखे गए हैं, ये प्रॉपरली हमें, हम कह सकते हैं, मटेरियल सोर्सेज की तरह मिलते हैं, कॉपर प्लेट्स पे मिल जाएंगे या फिर कॉइन्स पे मिल जाएंगे. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक genealogies, territorial extent, and administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times. और ये जितनी भी चीज़ें हमें, जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा किंग किस समय का था, कौन सा किंग किस किस का बेटा है, और उसके बाद कौन राजा बना, कोई भी डायनेस्टी में कौन कब राजा बना, उसके बाद इनका जो एरिया था, मतलब कोई भी राजा किस एरिया में रूल करता था, कितनी बड़ी टेरिटरी में रूल करता था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या होते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब होता था, कैसे होता था, क्लाइमेट कैसा था, सूखा कब पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें साथ में इन सारे इंस्क्रिप्शन से पता चलती है. द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण एंड महाभारता, Purana, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors, and also travelogues by foreign travelers are important sources of history. और हमारे कंट्री के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो है हमारे इंडियन लिटरेचर के एपिक्स रामायण एंड महाभारत, पुरानाज, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे उनके ट्रैवलॉग्स. राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. Harshcharit, written in the 7th century CE by Banabhatta, is King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's time. और किंग्स के बारे में या उनकी डायनेस्टी के बारे में जो बायोग्राफी लिखी गई है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. जैसे हर्षचरिता लिखी गई थी 17th सेंचुरी सीई में, जिसे बाना भट्टा ने लिखी थी, जो है बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा. इससे हमें ये पता चलता है कि उस किंग के समय, उस किंग के राज के समय किस तरीके का सोशल कंडीशन था, इकोनॉमिक कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन था, कल्चरल लाइफ लोगों की कैसी थी. मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस किंग के बारे में या उसकी डायनेस्टी के बारे में. Now, historiography in the medieval period. The style of writing Raj Tarangini, the history of Kashmir by Kalhana in 12th century CE, is quite close to the concept of modern historiography. Kalhana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynasty record, and local tradition. तो जिस तरीके से राज तरंगिनी लिखा गया है, जो कि हिस्ट्री है ऑफ कश्मीर, जिसने लिखा है कल्हाना के द्वारा लिखा गया है 12th सेंचुरी सीई में, ये आज की मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से क्वाइट सिमिलर है. कल्हाना का खुद कहना था कि उन्होंने जब राज तरंगिनी लिखा था तो सबसे पहले क्रिटिकली एग्जामिन किया था जितने भी सोर्सेज उस समय अवेलेबल थे, जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टी रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशन ऑफ पीपल. In the medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. Among the Ziauddin Bareini holds an important place. अब हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट्स में जो हिस्टोरियंस थे वो इन्फ्लुएंस थे अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से. और इसी समय में ज़ियाउद्दीन
बरानी जो हिस्टोरियन हैं उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, मतलब उन्हें इम्पॉर्टेंट माना जाता है हिस्टोरियोग्राफी में. In Tariq e Firuz Shahi, a book written by him, he has stated the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to the record of rulers' valor and policies of welfare, but he should also write about the rulers' failings and incorrect policies. उनकी जो बुक थी ज़ियाउद्दीन बरानी की, उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी है. बुक का नाम था तारीख ई फ़िरूज़ शाही. उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है. सबसे पहले उन्होंने ये समझाया कि हिस्टोरियोग्राफी का एक्चुअली मोटिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है. उनके हिसाब से किसी भी हिस्टोरियन की ये ड्यूटी होती है कि सिर्फ वो राजा ने कितने वॉर जीते हैं, कितना शान से वो रहते थे, उन्होंने क्या अच्छा किया है, सिर्फ इस चीज़ों के बारे में लिखना. उनकी अच्छी पॉलिसीज़, उनके जीते हुए वॉर, मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ें लिखना ही हिस्टोरियन का काम नहीं होता. उसका काम ये भी होता है कि राजा कब हारे, उनकी कौन सी पॉलिसी ख़राब थी, उनका कौन सा सिस्टम ख़राब था, इस बारे में भी लिखना. Barani further says that a historian should also take into consideration the impact of the teaching of the wise, the learned, and the saints on the cultural life of people. Thus, Barani expanded the scope of historiography. साथ ही साथ बरानी का कहना था कि हिस्टोरियंस को अपनी हिस्ट्री, अपनी जो भी हिस्टोरियोग्राफी वो लिखते हैं, उस समय ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो ये लिखे कि वहाँ के जो वाइज थे, संत थे, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों के कारण उस जगह की कल्चरल लाइफ पे या वहाँ के लोगों की कल्चरल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट था. और इसी कारण से बरानी ने हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया था. जैसे वो सिर्फ पहले हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप सिर्फ राजा की अच्छी अच्छी चीज़ों तक ही एक्सपैंडेड था, बट उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया था. फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स, प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जिबिशन ऑफ loyalty became more important. The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures were also introduced. अब मुग़ल कोर्ट्स के जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्टोरियोग्राफी लिखते थे, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा चलती थी कि सिर्फ राजा के बारे में अच्छा लिखना और ये दिखाना कि हम राजा को कितने ज़्यादा लॉयल हैं, उनकी सिर्फ तारीफ़ करके. और साथ ही साथ ये भी कस्टम चलता था कि हिस्टोरियोग्राफी में पोएम्स डालना, अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालना, ये भी एक नया कस्टम स्टार्ट हो गया था. Al-Biruni wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. In the following period, many books about India were written by foreign scholars. Among them, to name a few, are Hasan Nizami's Taluj Masair, Minhajis-e-Siraj, Tabaqat-e-Nasiri, various works by Amir Khusrau, Tuzuk-e-Timuri, the autobiography of Taimur-e-Lang, who was also known as Amir Taimur, who invaded India. Then Tariq-e-Mubarak Shahi by Yahya bin Ahmad Sirhindi. Their accounts provide us various information of सल्तनत पीरियड. तो ये जो डिफरेंट बुक्स हैं, ये सारे अरबिक में लिखी गई थी इंडिया के बारे में, या इंडिया के जो भी मुग़ल रूलर्स थे उनके बारे में. उस समय जो फॉरेन स्कॉलर्स थे वो भी इंडिया के बारे में लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. Accounts of foreign travelers in India are also important. Among them are Ibn Battuta, Abdul Razak, Marco Polo, Niccolo Conti, Barbosa, Domingo Space. Their account provide us with historic information of medieval India. Ishwar Das Nagar, Bhim Sen Saxena, Kafi Khan, Nicolau Menuki were among the historian of Aurangzeb's times, whose accounts are important sources of Mughal history.
तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो बाहर से इंडिया आए थे फॉर ट्रैवलिंग, उनकी लिखी हुई चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ नाम दिया हुआ है इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक एक्सेट्रा। एंड कुछ औरंगज़ेब के समय के हिस्टोरियंस थे जिन्होंने मुग़ल हिस्ट्री बहुत अच्छे से लिखी है, जिसके कारण आज हमें पूरी कंप्लीट मुग़ल हिस्ट्री मालूम है, जैसे ईश्वरदास नगर, भीमसेन सक्सेना, काफ़ी खान, निकोला मैनुकी। Babur, the founder of the Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzuk-e-Babri. It contains the description of the battles fought by him. Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, custom and the flora. तो सबसे पहले जो मुग़ल एम्पायर थे बाबर, उन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है जिसका नाम था तुज़ुक-ई-बाबरी, जिस पे उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने कौन कौन से जंग लड़े थे और साथ ही साथ अपने आसपास की सिटीज़, अपने आसपास के जो भी एरियाज़ थे उसके बारे में भी लिखा है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, कस्टम कैसा था, फ्लोरा फोना कैसा था। अबुल फैजल्स Akbarnama is very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic. नेक्स्ट अबुल फैज़ल की जो अकबरनामा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियोग्राफी है। उन्होंने प्रॉपरली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं एंड कुछ भी बायसनेस किए बिना जो रियलिटी थी उसे लिखा है। Bukhars is an important type of historical document of medieval times. It contains eulogies of the heroes and stories of historical events, battles, lives of great men. अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम का वो है बखार। इसमें हमारे मेडिवल टाइम में कौन कौन से हीरोज़ थे, उनके क्या क्या हीरोज़ इन द सेंस कि किन लोगों ने बहुत ब्रेवली काम किया, जो बहुत ब्रेव थे, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, उनके बारे में लिखा है। उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स, कौन कौन से बैटल्स लड़े गए थे, लोगों का लाइफ कैसा था, और ये जो हीरोज़ की बात हो रही है इनकी लाइफ कैसी थी इस बारे में लिखा है। मराठी बखार्स आर ऑफ वेरियस टाइप। सभासाद बखार वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत Sabasar during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important bakhar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो जो मराठी बखार है ये बहुत सारे टाइप का है, जैसे सभासद बखार जो है इसे कृष्णजी अनंत सभासद ने लिखा है जो कि छत्रपति राजाराम महाराज के समय थे। ये एक इम्पॉर्टेंट बखार है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनका रूल कैसा था एंड उस समय जो भी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कैसी थी। भाऊ साहेब बांची बखार डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। अनदर बखार एंटाइटल पानीपताची बखार इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। होलकरांची कायफियात प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठी रूल। तो यहाँ पे 3 बखार के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला है भाऊ साहेब बांची बखार जो ये बताता है बैटल ऑफ पानीपत कैसा था, क्या हुआ था, किन लोगों ने लड़ा था, एवरीथिंग। दूसरा एक है वो है पानीपताची बखार जो सेम इवेंट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही बताता है। नेक्स्ट होलकरांची कैफियत जिसके बारे में होलकर्स के बारे में एंड मराठी रूलर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में बताता है। Bakhars can be divided into various types of biographies of king, dynastic history, description of events, history of a sect, autobiographies regarding grievances based on mythologies and state administration by a king. तो यहाँ पे जो बखार की बात हो रही है ये बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे किंग्स की बायोग्राफी हो गया, हिस्ट्री के बारे में हो गया, जो अलग अलग इवेंट्स हुए थे उनका डिस्क्रिप्शन हो गया, किसी भी सेक्शन ऑफ
पीपल की हिस्ट्री हो गई, किसी भी राजा की ऑटोबायोग्राफी हो गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या माइथोलॉजीज थी, एक किंग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी इंफॉर्मेशन बखार से मिलती है। Historiography in the modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and the research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated during supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. तो 20th सेंचुरी में इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश रूलर्स के अंडर। बहुत सारे एंशियंट साइट्स थे जिन्हें खोदा जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि यहाँ से डिफरेंट चीज़ें मिले, यहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता चले, अंडर द सुपरविजन ऑफ सर एलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर this purpose. Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of the discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. ये जो ब्रिटिशर्स एक्सकेवेशन करवा रहे थे, ये मेनली वो साइट्स चूज़ कर रहे थे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन थी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई वो सर जॉन मार्शल के समय हुई थी और इसी डिस्कवरी के बाद समझा गया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3rd मिलेनियम BCE या उसके भी पहले की है। Many British officials in India wrote about Indian history. Their writing displays strong influence of colonial policies of the British. बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो डिस्प्ले करता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल पॉलिसी यहाँ पे चलती थी और किस तरीके से उनका डोमिनेंस था हमारे ऊपर। 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. It clearly reflects an absence of objective and perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. 3 वॉल्यूम लिखी गई थी ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो जेम्स मिल ने लिखी थी, जो 1817 में पब्लिश की गई थी। ये पहली बुक थी जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखी गई थी, जो किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी। इस बुक से ये पता चलता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था हमारे इंडियन कल्चर से, ना हमारे इंडियन कल्चर के साइड कोई भी ऑब्जेक्टिव रहा, मतलब उसे प्रमोट करने का, ना उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई, वॉज पब्लिश्ड इन 1841। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखी थी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, जो कि गवर्नर थे बॉम्बे के, वो 1841 में पब्लिश की गई थी। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. Grand Duff's name stands out among the British officers who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled A History of Maharashtra. This book is published in 3 volumes. Grand Duff's writing also show the British inclination of condemning Indian culture and history. नेक्स्ट जो मराठा एम्पायर का जो पीरियड है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड डफ जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने मराठा हिस्ट्री लिखी है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठास, जो 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई है। और ग्रैंड डफ ने ये समझाया है कि कैसे ब्रिटिशर्स को हमारे इंडियन कल्चर और हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, किस तरीके से वो हमेशा लोगों को एक्सप्लॉइट करते आ रहे थे। सिमिलर टेंडेंसीज विटनेस्ड इन कॉलोनल टॉट्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। और यही सेम चीज़ ब्रिटिशर्स के बारे में एक और बुक में देखी जा सकती है जो कॉलोनल टॉट की है, जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है। द 2 वॉल्यूम रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो एक और बुक है जो विलियम विल्सन हंटर ने लिखी है इंडियन हिस्ट्री पे, वो भी दिखाती है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करते थे। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड
Vishwanath Kashinath Rajvade were two Indian historians who took up the task of exposing the limitation of the Grand Duff's writing. और दो हिस्टोरियंस थे इंडिया के जिन्होंने ग्रैंड डफ ने जो बुक लिखी थी उस पे जो चीज़ें नहीं लिखी हुई थी उन चीज़ों को हाईलाइट किया था, और वो दो हिस्टोरियंस थे नीलकंठ जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवड़े। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट ख़त्म होता है। अब जो टॉपिक नंबर सेकंड है ये आपको मैं पढ़ाऊँगी लेक्चर नंबर 2 पे, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।